आ जाओ भाई। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी का टेस्ट पेपर 5 जो है डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग बाय इंट्रावीनस रूट इज़। रूट की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करनी है। तो इंट्रावीनस रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है 100% होगी, क्योंकि डायरेक्टली ड्रग को हम वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं, जो ड्रग ब्लड में जा रही है, इसलिए बायोटिक कितनी होगी 100%। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ड्रग इज़ मोर लाइकली अंडरगो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इफ एडमिनिस्टर्ड बाय, यानी एक ड्रग का फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कब ज़्यादा होगा, जब उसको किस रूट से लेंगे, ओरल रूट से। क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टमक और ये इंटेस्टाइन, और एक ड्रग आपके स्टमक में इंटेस्टाइन में डिग्रेड हो, फिर ये पोर्टल वेन है इसमें मेटाबोलाइज हो, और लीवर में मेटाबोलाइज हो, तो ये इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या आता है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है, या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ड्रग को यदि आपने ओरल रूट से ली तो ड्रग का इंटेस्टाइन या गट वाल में भी मेटाबॉलिज्म होगा, पोर्टल वेन में भी मेटाबॉलिज्म होगा, और लीवर भी इसको मेटाबोलाइज करके इनएक्टिवेट करेगा, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। तो आंसर इज़ ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डॉट 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 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, ये ड्रग की क्या है बायो अवेलेबिलिटी। देखो यहाँ बायोटी लिख के पढ़िए। बायो अवेलेबिलिटी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, बायो अवेलेबिलिटी को हम याद रखना, इसको ऐप से इंडिकेट करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं ऐप का मतलब क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, और इसका मतलब होगा देखो फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो नीचे मैं लिखूँगा दैट इज एडमिनिस्टर्ड ड्रग, या एडमिनिस्टर्ड क्या है डोज, एडमिनिस्टर्ड डोज कितनी, और फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, और यहाँ ऊपर क्या लिखूँगा बायो अवेलेबल क्या है डोज। तो आपने कितनी डोज एडमिनिस्टर्ड की है, एक्चुअली कितनी ड्रग ली है, और कितनी ड्रग हकीकत में आपके ब्लड में पहुंची, ये जो रेशियो है फ्रैक्शन हो गया ना, दिस अपॉन दिस, इसी को हम क्या बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और जितनी ड्रग हमने एडमिनिस्टर्ड की, मान लीजिए आपने 500 mg ड्रग एडमिनिस्टर्ड की, और बायो अवेलेबल आपके ब्लड में अनचेंज्ड फॉर्म में 500 mg ही पहुंची, तो 500 से 500 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1। और यदि F1 है तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या है 100%। तो चाहे आप 100% बोल दीजिए, चाहे आप 1 बोल दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ बायो इक्वलेंस। देखो बायो इक्वलेंस, तो जैसे मैं दो लोगों के बीच में इक्वलेंस चेक करूं, तो इक्वलेंस हमेशा कि ये दोनों लोग इंटेलिजेंट बराबर हैं, नंबरों में इक्वल हैं या नहीं है, तो इक्वलेंस हमेशा कंपैरिजन होता है। तो देखो एक डोजेज फॉर्म ये है और दूसरी डोजेज फॉर्म, तो ये आइडेंटिकल है। और इक्वलेंस किसके बीच में चेक करेंगे भाई, किसी के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो सेम क्लास के स्टूडेंट में करेंगे, सेम एज ग्रुप में करेंगे, सेम जेंडर में करेंगे। तो ऐसे ही आपने कहा ये भी टेबलेट, ये भी टेबलेट, अलग अलग कंपनी ने बनाई है, दोनों में ड्रग सेम है, इसमें भी पैरासीटामोल, इसमें पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल का इस टेबलेट से रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, और पैरासीटामोल का इस टेबलेट से रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन यदि बराबर हो, तो ये प्रोडक्ट क्या है बायो इक्विवेलेंट है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन कि बायो इक्विवेलेंट का कौन सा आंसर मिलेगा। तो देखो ए ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल डोजेज फॉर्म। तो ये भी देखो टेबलेट, ये भी टेबलेट, और इन आइडेंटिकल डोजेज फॉर्म से एक ड्रग सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट तक अब्जॉर्ब होती है, तो इसका मतलब वो क्या है बायो इक्विवेलेंट है। तो आंसर बी हो गया। लेकिन बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि और भी इक्विवेलेंस होते हैं। यदि आपसे पूछे कि केमिकल इक्विवेलेंस कौन सी है, तो जैसे आपने देखो नाम लिखा केमिकल इक्विवेलेंस,
तो आपको क्या बोल रहा है वर्ड कि केमिकल की अमाउंट बराबर होनी चाहिए। तो देखो 2 डोजेज फॉर्म कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी एक डोजेज फॉर्म ये है और ये दूसरी है। ये टेबलेट भी हो सकती हैं, ये टेबलेट और एक कैप्सूल भी हो सकता है, और इसमें भी मान लो 500 mg ड्रग है और इसमें भी 500 mg, सिर्फ ड्रग की अमाउंट से मतलब है। तो इसलिए क्या है केमिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि इसमें जितना केमिकल प्रेजेंट है उतना ही केमिकल इसमें, तो इनको क्या बोलेंगे केमिकल इक्विवेलेंस। यानी वर्ड से चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। इसके बाद में और कौन सी इक्विवेलेंस है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस में क्या है, यदि दो प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों डोजेज फॉर्म सेम हो, दोनों में एक्टिव ड्रग की अमाउंट सेम हो, एक्टिव ड्रग भी सेम हो, उसका साल्ट भी सेम हो, तो वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। यानी डोजेज फॉर्म सेम, उसमें जो ड्रग है वो भी सेम, उसकी अमाउंट भी सेम, साल्ट भी सेम, तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। तो देखो 2 ड्रग प्रोडक्ट हैविंग आइडेंटिकल ड्रग सेम अमाउंट, इवन आप इसमें कह सकते हो सेम साल्ट एंड सेम डोजेज फॉर्म, तो ये क्या है, ये फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। तो हमने कोशिश की है एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ समझा पाएँ। बायो इक्विवेलेंस क्वेश्चन पूछा है, आंसर बी है। पहला ऑप्शन किसके लिए है, केमिकल इक्विवेलेंस। ऑप्शन सी किसके लिए है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग बिलोंग टू सेम फार्माकोलॉजिकल क्लास। तो ये सेम फार्माकोलॉजिकल क्लास से बिलोंग करती हैं। जैसे मैं कहूँ सिमाटाडीन और क्या कहूँ रेनिटिडिन, तो सिमाटाडीन रेनिटिडिन एक ही क्लास की ड्रग हैं। कौन सी क्लास है इसकी, आपको पता फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, और सिमाटाडीन की जगह मैं रेनिटिडिन काम में ले सकता हूँ। तो ये क्या है, ये थेरापेटिक इक्विवेलेंट है या थेरापेटिक अल्टरनेटिव है। जैसे मैं कहूँ कि पेशेंट को आप ओमिप्राजोल लिखते हैं, और ओमिप्राजोल की जगह यदि आपने रेबीप्राजोल काम में लिया है, तो ओमिप्राजोल रेबीप्राजोल एक ही कैटेगरी की ड्रग है। कौन सी, प्रोटोन पंप इनिबिटर, और दोनों अल्सर में काम आती हैं। तो ओमिप्राजोल की अपनी स्ट्रक्चर है, रेबीप्राजोल की अपनी स्ट्रक्चर है, और दोनों एक ही फार्माकोलॉजी क्लास में और एक ही कंडीशन अल्सर और एसिडिटी में काम में ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये दोनों क्या हैं, ये थेरापेटिक इक्विवेलेंट है। या मैं कहूँ ओमिप्राजोल की जगह मैंने रेबीप्राजोल दे दी, तो मैंने क्या किया है, थेरापेटिक अल्टरनेटिव या थेरापेटिक सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ों को समझना है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि विच अमंग द गिवन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो अवेलेबिलिटी स्टडी। यानी जो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल डोजेज फॉर्म फॉर ए न्यू ड्रग, एक नई ड्रग के लिए सूटेबल डोजेज फॉर्म डेवलप करना, क्योंकि ये पाउडर आ गया उसके लिए कौन सी डोजेज फॉर्म बनाएं, इसके लिए बायोलॉजी स्टडी करते हैं। फिर दूसरा, टू डेवलप न्यू फॉर्मुलेशन फॉर ए एग्जिस्टिंग ड्रग, कोई मार्केट में ड्रग चल रही है, उसकी कोई भी फॉर्मुलेशन चल रही है, उस ड्रग के लिए कोई नई फॉर्मुलेशन डेवलप करना, इसके लिए भी बायोलॉजी स्टडी करेंगे। इसके अलावा टू स्टडी द इन्फ्लुएंस या इफेक्ट ऑफ एक्सिपिएंट एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर ऑन ड्रग बायोलॉजी, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर पेशेंट और जो एडिटिव या एक्सिपिएंट लेते हैं उनका क्या इफेक्ट है, इसके लिए बायोलॉजी स्टडी करेंगे। तो इन तीनों के लिए बायोलॉजी स्टडी करते हैं। और नोट 4 क्वेश्चन पूछा, विच अमंग द गिवन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी स्टडी, तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नहीं है। टू स्टडी द परसेंटेज ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, तो आप कहेंगे ये टेबलेट है, इससे कितनी % ड्रग रिलीज हुई, इसकी जो स्टडी करते हैं वो किससे करते हैं, वो करते हैं डिजोल्यूशन करेंगे। और डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स से हमें पता लगता है कि इस टेबलेट से कितनी % ड्रग जो है डिजोल्व हुई या कितनी % ड्रग जो है वो रिलीज हुई, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच पैरामीटर ऑफ प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व इंडिकेट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। जो हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अब 0 टाइम पे टेबलेट खिलाई
उसके 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे टाइमली पेशेंट का ब्लड या प्लाज्मा सैंपल लेते हैं। 1 घंटे बाद ब्लड में कंसंट्रेशन इतना, 2 घंटे बाद इतना, 3 घंटे बाद इतना, और फिर हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, इस ग्राफ को बोलते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व। ये इस साइड में प्लाज्मा लेवल और यहाँ क्या है, टाइम कर्व। इस ग्राफ के अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सा पैरामीटर है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये आपको पता सी मैक्स होती है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम है इसको टी मैक्स बोलते हैं, इसके नीचे का एरिया है इसको AUC बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच पैरामीटर ऑफ प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व इंडिकेट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को कौन बताएगा, टी मैक्स बताता है, क्योंकि यदि इस ड्रग ने 2 घंटे में, टी मैक्स यदि इसका 2 घंटे है तो 2 घंटे में इसने मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव किया है ये पता लगेगा, और यदि ये 3 घंटे में अचीव करती तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या होता, स्लो होता। तो ये टी मैक्स जो है आप कह सकते हैं रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन या रिलेटिव रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन के बारे में इंडिकेशन जो है वो देता है। और इसी ग्राफ में यदि मैं आपको, चलो आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इंडिकेटेड बाय द। तो देखो अभी जो ग्राफ बनाया था फिर से बना रहा हूँ, ये ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है ये किसके बारे में बताता है, एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, कितनी ड्रग अब्जॉर्ब हुई है या कितनी ड्रग बायो अवेलेबल हुई है उसके बारे में एरिया अंडर द कर्व इंफॉर्मेशन देता। आंसर क्या है इसका, सी। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा है कि विच पैरामीटर ऑफ ड्रग इज़ नॉट यूज्ड फॉर इट्स बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कहने का मतलब क्या है, BCS। ये रहा देखो, बायोफार्मास्यूटिकल, C से क्लासिफिकेशन, S से सिस्टम। BCS क्लासिफिकेशन के लिए हम ड्रग के कौन से पैरामीटर काम में लेते हैं, तो देखो 2 ही पैरामीटर, सॉल्बिलिटी और क्या है, परमेबिलिटी। और सॉल्बिलिटी वर्ड भी लिख सकता है, और वो सॉल्बिलिटी एक्वस और वाटर सॉल्बिलिटी से रिलेटेड है, और दूसरा परमिएबिलिटी। और ड्रग यदि सोलेबल है तो इसका मतलब उसकी डिजोल्यूशन रेट भी, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो नोट विच पैरामीटर ऑफ ए ड्रग इज नॉट यूज फॉर इस बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। तो आंसर क्या, सी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लास में 2 ही चीज़ें लेते हैं, एक सॉल्बिलिटी और दूसरी मैं लिखता हूँ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी या उसकी लिपिड सॉल्बिलिटी बोल देते हैं। तो सॉल्बिलिटी ये वाटर सॉल्बिलिटी और परमेबिलिटी डिपेंड करती है फिर उसकी लिपिड सॉल्बिलिटी के ऊपर। तो इसके बेसिस पे ड्रग को हमने 4 कैटेगरी के अंदर BCS के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है कि विच आर द क्राइटेरिया फॉर क्लास 3 BCS ड्रग। तो देखो आपको बताया था कि BCS ड्रग जो है क्लास 1, 2, 3, 4, मान लीजिए इन्हीं को मान लें 4 टाइप की। तो मैंने कहा था क्या, हाई लो, फिर कहा था हाई लो लो, और मैंने ऑर्डरली लिखा है। तो क्लास 3 क्या है, क्लास 3 देखो हाई सॉल्बिलिटी और लो क्या है, परमिएबिलिटी। तो क्लास 3 ड्रग इसमें से कौन सी है, यही है, देखो हाई सॉल्बिलिटी और लो परमिएबिलिटी। तो याद रखना, देखो ये सॉल्बिलिटी और ये परमिएबिलिटी, तो क्या हाई लो और हाई लो ऐसे। तो देखो ये रहा हाई लो, हाई लो। तो मैंने ऑर्डरली ही जमाया है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऑर्डरली जमाए, तो इसलिए आपको ये साइड में मैंने जो बताया इसको सीखना है। तो 9 का आंसर क्या हो गया, सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है एन एक्सटेंट टू विच ए ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इंडिकेट्स इट्स। द एक्सटेंट टू विच ए ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इंडिकेट इट्स। तो क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। जैसे मैं कहूँ कि एक ड्रग को मैंने IV दी तो एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन उसका कितना होगा, 100%, क्योंकि 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँच गई। तो एक्सटेंट टू विच ए ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इज इंडिकेट इट्स क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। तो लैंग्वेज घूमती है और कुछ नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट
हैविंग ऑल ऑफ द गिवन क्राइटेरिया एक्सेप्ट, यानी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ड्रग हैं उसमें सभी क्राइटेरिया एक्सेप्ट। तो देखो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, सेम स्ट्रेंथ होगी, यानी सेम ड्रग है, सेम स्ट्रेंथ, सेम डोजेज फॉर्म होगा, और सेम डोजेज फॉर्म तो रूट भी सेम ही होगा, साल्ट भी सेम ही होगा। लेकिन क्या डिफरेंट हो सकता है, उनके बनाने का मेथड, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है या उनकी रिलीज मैकेनिज्म, उसकी पैकिंग और उसमें जो एडिटिव लेते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आंसर क्या है, डी। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हैविंग ऑल ऑफ द गिवन क्राइटेरिया, सभी क्राइटेरिया है। और क्या देखो एक्टिव ड्रग सेम होनी चाहिए, सेम अमाउंट होनी चाहिए, सेम डोजेज फॉर्म होना चाहिए, रूट भी सेम ही होगा, टेबलेट तो टेबलेट दोनों ओरल रूट से जाएंगे, तो सेम रूट और सेम साल्ट। क्या डिफरेंट हो सकता है, उसकी पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, बनाने का मेथड, रिलीज मैकेनिज्म, उसके अंदर एडिटिव, ये चीज़ें उसमें क्या है डिफरेंट हो सकती। तो क्वेश्चन से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, एक बार समझ में आए तो दो बार करना। फिर आता है ए ड्रग हैव पुअर बायो अवेलेबिलिटी इफ़, एक ड्रग की बायोटी पुअर कब होती है। तो आपको इमेजिन करना, तुरंत आप सोच ओरल रूट को इमेजिन कर लें, ये लिए तो कब होगी, इफ ड्रग नॉट डिजोल्व रेडली, ड्रग आपके जीआईटी सिस्टम में घुले नहीं तो बायोलिटी पुअर होगी। ड्रग में नॉट बी रेडली पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या आपकी स्टमक की इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन, इसको ड्रग यदि क्रॉस नहीं करे, इसके थ्रू अब्जॉर्ब ना हो तो बायोलिटी भी क्या होगी, तो भी पुअर होगी। या फिर है ड्रग में भी एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ड्रग जो है अब्जॉर्प्शन के दौरान मेटाबोलाइज हो, किसमें, गट वाल में, लीवर में, इसकी स्पेलिंग भी ठीक करना, लीवर LIVER। तो इसका मतलब उसका क्या है, बायोलिटी क्या होगी, पुअर। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका कौन सा हो गया, आंसर इसका हो गया डी। तो ये डी आंसर हो गया। तो इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।